गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने ट्वेल्थ केमिस्ट्री का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है अपने पास ठोस अवस्था। ठोसों के बारे में हम पहली बार पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास में। इससे पहले 11th क्लास में अपने स्टडी कर चुके हैं गैस के बारे में और द्रव के बारे में। अब समय आया है ठोसों के बारे में अध्ययन करने का। तो ठोसों के गुण पढ़ते हैं। सबसे पहले ठोस कुछ विशेष प्रकार के गुण रखता है, जो गुण उसके निर्धारित होते हैं अंतर आणविक बलों के आधार पर। तो ठोसों में क्या पाया जाता है? अंतर आणविक बल पाया जाता है, जो कि बहुत ही प्रबल होता है, जिसके कारण ये बहुत ही मजबूती से बंधे रहते हैं। तो सबसे पहला गुण आता है ठोसों का कि इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये बहुत ही मजबूती से बंधे रहते हैं। दूसरा इसका गुण आता है कि ये असंपीड्य होते हैं। अब असंपीड्य क्या होता है? असंपीड्य का मतलब ये होता है जब ठोसों को कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करते। और तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है ठोस अवस्था में, ठोसों में, वो ये है कि इनमें अंतर आणविक बल पाए जाते हैं, जिसके कारण इनके अणु एकदम से पास में आ जाते हैं। पास में आने के कारण क्या होती है, इनकी जो आकृति निश्चित हो जाती है। तो ये तीन सबसे बेसिक पॉइंट होते हैं ठोसों के, जिसके आधार पर अपने ठोसों को आगे क्लासिफाई करेंगे, आगे बांटेंगे। तो अब पढ़ते हैं अपने ठोसों के प्रकार। देखो, ठोसों को दो भागों में बांटा गया है। ठोसों के प्रकार, ठोसों के दो प्रकार हैं। फर्स्ट आता है अपने पास अंतर आणविक बलों के आधार पर। और सेकंड पॉइंट आता है अपने पास, वो है कणों की व्यवस्था के आधार पर। तो ठोस को बांटने के दो आधार हो जाते हैं। फर्स्ट है अपने पास अंतर आणविक आकर्षण बलों के आधार पर, और सेकंड है अपने पास कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार। तो अपने स्टार्ट से पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि अंतर आणविक बलों के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तैयार हो सब? तो स्टार्ट करते हैं अंतर आणविक बलों के आधार पर ठोसों के प्रकार। फर्स्ट टाइप है अपने पास धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, धात्विक ठोसों में सबसे पहला पॉइंट आता है कि इनमें बंध कौन सा पाया जाता है। तो धात्विक ठोसों में सबसे पहली बात, बंध जो पाया जाएगा वो होगा धात्विक बंध। एग्जाम्पल अपने पास क्या होता है, कोई भी धातु है अपने पास, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर,
ये सभी धातुएं क्या होती है, इनमें क्या पाया जाता है, धात्विक बंध। और ऐसे ठोस अपने पास क्या कहलाएंगे, धात्विक ठोस कहलाएंगे। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इस बंध की क्या परिभाषा होती है। इस बंध की परिभाषा के अनुसार धात्विक बंध में कर्नेल तथा कोर इलेक्ट्रॉन के मध्य परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। आकर्षण बल पाया जाता है। तो यहां पर अपने पास आ रहा है परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। इसके आधार पर ठोसों को कैसे अपने बता पाएंगे, कैसे इस बंध को डिफाइन कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल अपने पास है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो सबसे पहली बात आती है अपने पास कर्नेल तथा कोर के इलेक्ट्रॉन। ये होते क्या हैं, तो किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं कोर के इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। और अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं कर्नेल इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम क्या करता है, अपने एक इलेक्ट्रॉन को दान करके इजीली आसानी से Na+ का निर्माण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसे बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है कि वैद्युत यानी इलेक्ट्रॉन धनायनों के बीच में क्या होता है, स्थिर रूप से पड़ा रहता है, और धनायनों के द्वारा इसकी ऐसी संरचना बन जाती है Na+ इलेक्ट्रॉन। तो ये स्थिर इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करता है, धनायनों के द्वारा आकर्षित होता रहता है। और इस प्रकार से जो बल लगता है उसे बोलते हैं परबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। अब अपने कहते हैं कि धातुएं क्या होती है, विद्युत के सुचालक होती हैं। सुचालक इसलिए होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जितने ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो धातु उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, कठोर होगी। वो धातु उतनी ज़्यादा कठोर होगी। सिंपल सा एग्जाम्पल है, कॉपर, आयरन, ये सभी धातुएं कठोर होती हैं। और सोडियम, पोटेशियम, ये धातुएं क्या होती है, थोड़ी नरम होती है, मुलायम होती है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है अपने पास, कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब नेक्स्ट अपने पास जो ठोस आते हैं वो होते हैं अपने पास आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस में जो बंध पाया जाता है वो बंध होता है अपने पास आयनिक बंध। तो सबसे पहले किसी भी ठोस के बारे में अपने स्टडी करेंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि उसके अंदर बंध कौन सा पाया जाता है, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में जो बंध पाया जाएगा वो बंध है अपने पास आयनिक बंध। आयनिक बंध सिंपल सी परिभाषा आती है, आयनों के मध्य पाया जाने वाला बंध क्या कहलाता है, आयनिक बंध कहलाता है। एग्जाम्पल अपने पास बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, KCl, NaCl, ये सारे क्या है अपने पास आयनिक ठोस हैं। यानी क्षार धातुएं और क्षार मर्दा धातुएं जिस प्रकार के यौगिक का निर्माण करती है उन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने MgSO4, ये सारे क्या हैं, आयनिक ठोस। अभी बोर्ड में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, और एक क्वेश्चन अपने डिस्कस करते हैं कि आयनिक ठोस
जो अपने पास आयनिक ठोस होते हैं, एग्जाम्पल अपने आयनिक ठोस का एग्जाम में ये भी आ सकता है KCl, NaCl। ठोस अवस्था में तो विद्युत के सुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, जबकि द्रव अवस्था में सुचालक होते हैं। सुचालक होते हैं क्यों? तो आयनिक ठोस अपने जानते हैं कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध पाया जाता है। और आयनिक बंध क्या होता है कि जो ठोस अवस्था में होता है तो काफ़ी मजबूत होता है, परंतु जैसे ही मैं आयनिक यौगिक को पानी में डालता हूँ, मैं वाटर में डिसोल्व करता हूँ, पानी में घोलता हूँ, तो वो अपने आयनों में टूट जाता है, K+ और Cl-। इसलिए क्या होता है कि जो अपने पास आयनिक ठोस होते हैं ठोस अवस्था में अनआयनित अवस्था में रहते हैं, परंतु जैसे ही पानी में डाला इनके आयन मुक्त हो जाते हैं, और आयन मुक्त होने के कारण ये द्रव अवस्था में क्या होते हैं, सुचालक होते हैं बच्चों। ये बात समझ में आ गई बात? तो फिर अपने नेक्स्ट ठोस की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट ठोस अपने पास जो पढ़ने वाला है बहुत ही बढ़िया ठोस है, और वो है अपने पास सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस। सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। नेटवर्क ठोस, नेटवर्क ठोस इसलिए कहते हैं कि जो भी यौगिक सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे रहते हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे से बंध बनाकर एक बहुत बड़े जाल का निर्माण करते हैं, और इस जाल जैसी संरचना होने के कारण सहसंयोजक ठोसों को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। और इनमें जो बंध पाया जाएगा वो बंध होता है सहसंयोजक बंध। इनमें जो बंध पाया जाएगा वो बंध कौन सा होता है, सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक बंध में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है, अधिकतर जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं ठोस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। उदाहरण सहसंयोजक ठोसों के सिलिकॉन कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारे सहसंयोजक ठोसों के उदाहरण हैं। अब बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है, ग्रेफाइट सहसंयोजक ठोस है परंतु विद्युत का सुचालक होता है। जनरली क्या होता है कि सहसंयोजक ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो अपने इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो सहसंयोजक ठोसों में अपने ग्रेफाइट का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि परतदार संरचना पाई जाती है, परतदार संरचना पाई जाती है इस टाइप से।
और इसमें क्या होते हैं कि ये 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन 3 बंध बनाता है, जबकि चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में रहता है। 3 बंध बनाया, 1 2 और 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाया जाता है और नीचे वाली लेयर के साथ जुड़ा रहता है। ये होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। बहुत ही सिंपल है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है कि परतदार संरचनाएं पाई जाती है और जिसमें कार्बन 3 बंध बनाता है और चौथा बंध नहीं बनता और एक इलेक्ट्रॉन 2 परतों के मध्य पाया जाता है, जिसके कारण ग्रेफाइट की संरचना क्या होती है? परतदार संरचना हो जाती है और एक दूसरे पर फिसलती है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। अब परतदार संरचना होने के कारण इसका यूज कहाँ करते हैं अपने? पेंसिल बनाने में, ठीक है, शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक के रूप में, शुष्क स्नेहक। तो ग्रेफाइट का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है, तो अपने को अच्छे से पढ़ना है। जल्दी से आप नोट कर लीजिए इसे, ठीक है। फिर अपने 4th टाइप का ठोस पढ़ते हैं और उसे बोलते हैं अपने आणविक ठोस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी भी अपने सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, ठोस अवस्था पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में अपने छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन। हो सकता है आपको इसका डेफिनेशन आप पूछे, सीधा इसका एग्जाम्पल पूछ ले कि सहसंयोजक ठोस का उदाहरण दो, आणविक ठोस का उदाहरण दो। ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं ठोस अवस्था में। तो अपने पास जो 4th ठोस है वो है अपने पास आणविक ठोस। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, बहुत ही अधिक संख्या में आणविक ठोस। अब आणविक ठोसों में भी अपने पास 3 टाइप के ठोस पड़ते हैं अपने। एक तो होता है ध्रुवीय, एक अध्रुवीय और हाइड्रोजन आबंधित ठोस। तो स्टार्टिंग में अणुओं में अपने बंधों की बात करते हैं। तो बंधों के आधार पर आणविक ठोस को बांटा गया है 3 प्रकार पर। पहला है ध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर, जिसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं पोलर। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, किसी भी ठोस को पढ़ें तो पहले उसके बंध का पता लगाना होता है। तो ध्रुवीय आणविक ठोस, तो इसमें जो आकर्षण बल पाया जाएगा वो होगा द्विध्रुव आकर्षण बल, आकर्षण बल। तो ध्रुवीय आणविक ठोसों में जो बल पाया जाता है द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल ही याद रखने अपने को, SO2, HCl, HF, ये सारे अपने पास किसके एग्जाम्पल हैं? ध्रुवीय आणविक ठोसों के उदाहरण हैं। दूसरा टाइप आ जाता है इसके अंदर अपने पास अध्रुवीय आणविक ठोस। इस प्रकार के ठोसों में जो बंध पाया जाता है वो होता अपने पास दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल,
ये जो बल होते हैं बहुत ही वीक कैटेगरी के होते हैं, बहुत ही दुर्बल होते हैं। जैसे अपने मेरे हाथ पर मैंने थोड़ी सी मिट्टी गिरवाई और मिट्टी को मैंने क्या किया, हाथ से साफ कर दिया, तो जो मिट्टी और मेरे हाथ के बीच में क्या था, एक अट्रैक्शन था, आकर्षण था, पर वो क्या था, बहुत ही वीक था, और मैंने थोड़ा सा बल लगाते ही वो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इस प्रकार के जो ठोस बनते हैं वो सारे अध्रुवीय आणविक ठोसों में आते हैं। एग्जाम्पल अपने पास सबसे मेन चीज़ है, एग्जाम्पल ही याद रखने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CCl4, N2, ये सारे सॉलिड होंगे। N2 गैसियस स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि अपने पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, तो N2 अपने गैस नहीं लिखेंगे, N2 सॉलिड। ठीक है, ये सारे अपने इसकी के अंदर आते हैं। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया पॉइंट भी है कि वांडरवाल जो बल होते हैं, वांडरवाल बल होते हैं वो अणुभार के समानुपाती होते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो वांडरवाल बल भी बढ़ जाते हैं। मान लो आपके पास क्या है, 5 ग्राम का वजन है, आपके हाथ पे रखा हुआ है, तो आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। तो उसी टाइप से आपके हाथ पर कोई 10-15 किलो का वेट है तो उसे आप आसानी से हटा सकते हो? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे भार बढ़ा तो वांडरवाल बल भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, फ्लोरीन गैसीय स्टेट में है, गैस है, और जबकि आयोडीन क्या है, ठोस है। आयोडीन क्या है, ठोस है। फ्लोरीन का अणुभार कम है तो उसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो भी क्या होगा, कम होगा, इसलिए वो गैसीय अवस्था में है। जबकि आयोडीन का अणुभार ज़्यादा है और उसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो भी क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा, इसलिए वो ठोस है। थर्ड अपने पास आता है अच बंधित ठोस। ऐसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाएगा इसके अंदर, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। एग्जाम्पल इसके अपने को याद रखने हैं, H2O ठोस, HF NH3। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हाइड्रोजन आबंधित ठोस के हैं। तो अभी अपने ठोसों के प्रकार पढ़े, और वो पढ़े अपने किसके आधार पर, आणविक बलों के आधार पर। कौन कौन से पढ़े, धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस, और उसमें अपने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो लास्ट ईयर के थे। और उसके बाद में अपने पढ़े आणविक ठोस। आणविक ठोस के 3 टाइप थे, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित ठोस। और उनके अपने को क्या करने, एग्जाम्पल। कुछ एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं और कुछ एग्जाम्पल आपको अपने आप करके बताने पड़ेंगे। क्लियर है? अब अपने पास जो टॉपिक है, दूसरा पार्ट आ गया अपने पास, ठोसों के प्रकार। किसके आधार पर, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों के प्रकार करेंगे अपने। और कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस,
क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है अपने पास अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस को क्या बोलते हैं अपने? आभासी ठोस। आभासी ठोस। और इन्हें बोला जाता है वास्तविक ठोस। क्लियर है? करें स्टार्ट? तो स्टार्ट करते हैं अपने पास क्रिस्टलीय ठोस से। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस पॉइंट वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है कि क्रिस्टलीय ठोसों में कणों का आकार व व्यवस्था निश्चित रहती है। फिक्स पैटर्न होता है इसका एक। कणों का आकार फिक्स है और कणों की दूरी भी फिक्स है, यानी 5 सेंटीमीटर पर रखे कण है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर पर मिलेगा। उसी अरेंजमेंट में वो प्रोसेस आगे के आगे चलती रहती है। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। कणों की व्यवस्था इस हिसाब से फिक्स है, डिस्टेंस सभी जगह मेंटेन रहती है, तो कणों का आकार व्यवस्था निश्चित होती है, जिसे बोलते हैं एक पैटर्न में है। किस में है? एक पैटर्न में है। दूसरा पॉइंट आता है कि ये विदलन का गुण दर्शाते हैं। अब विदलन क्या होता है? विदलन होता है किसी भी ठोस को अपने काटते हैं तो उसके बराबर 2 भाग हो जाएं। जैसे अपने पनीर को काटते हैं तो पनीर को काटते हैं तो बराबर 2 भागों में बढ़ जाता है। अब क्या होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की व्यवस्था फिक्स है, जैसे ही काटेंगे तो क्या बराबर 2 भागों में कट जाता है। इसलिए जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं विदलन का गुण दर्शाते हैं। तीसरा पॉइंट, इनके गलनांक तथा क्वथनांक तीक्ष्ण होते हैं। तीक्ष्ण का मतलब इसे अपने कह देते हैं फिक्स या शार्प। शार्प का मतलब होता है तीखा। मान लो आप किसी भी ठोस का अगर गलनांक 80 डिग्री है तो 80 डिग्री रहेगा, 80 से 81 या 82 नहीं होगा, सिर्फ 80 डिग्री पर ही उसका गलनांक और क्वथनांक आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घपरासी व्यवस्था का मतलब होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दीर्घपरासी व्यवस्था में क्या होता है कि ठोस के कण एक निश्चित पैटर्न में बहुत ही ज़्यादा दूरी तक व्यवस्थित रहते हैं, उनका पैटर्न नहीं बिगड़ता, तो ये बहुत ही लंबी दूरी तक इनका व्यवस्था रहेगी। इसलिए ये दीर्घपरासी व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। काफ़ी दूरी तक एक ही व्यवस्था चलती है, इसलिए इसे बोलते हैं दीर्घपरासी व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये ठोस, ध्यान से सुनिएगा, ये ठोस समदेशिकता, ये ठोस विषम देशिकता प्रदर्शित करते हैं। विषम देशिकता
प्रदर्शित करते हैं। अब विषम देशिकता क्या होती है? विषम देशिकता क्या होता है, इसका मतलब सिंपल सा है। विषम का मतलब क्या होता है? अलग अलग। देशिकता क्या होता है? दिशाओं में, यानी ठोस के भौतिक गुणों के मान, भौतिक गुणों के मान अलग प्राप्त होते हैं। विषम देशिकता में क्या होता है कि किसी भी ठोस के भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक, ये क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। इसका कारण ये है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे। विषम देशिकता अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होता है कि मैंने व्यवस्था फिक्स कर दी, व्यवस्था फिक्स कर दी, तो क्या है, कणों की व्यवस्था भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। एक फिक्स जगह पर वो अरेंज रहेंगे। ये क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ से इतनी दूरी तो ये भी इतनी दूरी, तो अपने किसी भी दिशा में जाएं आगे की तरफ, या इस दिशा में जाएं या इस दिशा में जाएं, तो भौतिक गुणों के मान अलग अलग प्राप्त होंगे। उदाहरण ले लेते हैं अपने चालकता। यहाँ जाने पर दूरी कम है तो चालकता ज़्यादा प्राप्त होगी, और यहाँ जाने पर दूरी ज़्यादा है तो चालकता अलग प्राप्त होगी। इसलिए क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में अलग अलग दिशाओं में जाने पर भौतिक गुणों के मान क्या आते हैं, अलग अलग आते हैं। तो ये क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बहुत कुछ है, आपको इसे एक बार रीड आउट करना है, फटाफट से नोट करो। देन अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर है? अक्रिस्टलीय ठोस, इन्हें अपने आभासी ठोस भी कहते हैं। आभासी ठोस किस लिए कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस याद करना बहुत ही आसान है। अगर आपने क्रिस्टलीय ठोस पढ़ लिया है तो उसका जस्ट अपोजिट है। पहला पॉइंट क्या था इसका? सही है, आपने सही गेस किया है। पहला पॉइंट, इनमें कणों की अवस्था क्या थी अक्रिस्टलीय ठोसों में? निश्चित थी। इसमें कणों की व्यवस्था क्या होगी? अनिश्चित। की व्यवस्था अनिश्चित होगी। उसमें दीर्घ परासी व्यवस्था पाई गई थी, तो इसमें कौन सी व्यवस्था पाई जाएगी? लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था में क्या होता है? परास होता है, एक रेंज होती है, तो इसमें क्या होता है, कुछ दूरी पर तो कणों की व्यवस्था एकदम सही रहेगी, परंतु थोड़ा सा आगे जाते पर यह व्यवस्था बिगड़ जाएगी, यानी थोड़ी देर बाद में वापस वो व्यवस्था सही हो जाएगी। इस तरह से क्या होता है कि इस प्रकार के ठोसों में लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है, कुछ देर बाद में व्यवस्था बिगड़ जाती है। क्लियर है? अब ये विदलन का गुण नहीं दर्शाते। विदलन का गुण नहीं दर्शाते क्यों? क्रिस्टलीय ठोसों को अपने काट रहे थे तो बराबर भागों में कट रहा था, परंतु जब काटेंगे तो ये कण बीच में से क्या हो गए? मिक्स हो रखे हैं, तो बीच में कण क्या करेंगे? इसके बाधा उत्पन्न करेंगे कटने में। इसलिए क्या होगा, जब ये कटेगा तो सही ढंग से नहीं कटेगा, ऐसे कटेगा इस हिसाब से, तो ये विदलन का गुण नहीं दर्शाते। नेक्स्ट पॉइंट, इनके गलनांक और क्वथनांक। ध्यान देना, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, गलनांक एंड क्वथनांक।
क्या होते हैं, एक परास में होते हैं, परास में होते हैं। परास मतलब रेंज। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक कंपाउंड का गलनांक 40 से लेकर 100 डिग्री के बीच में आ जाए? कहीं भी आ सकता है, पॉसिबल है। वो पॉसिबल है सिर्फ अक्रिस्टलीय ठोसों में। जैसे अपने ग्लास लेते हैं, एक चश्मे का ग्लास है, एक खिड़की का ग्लास है, तो ग्लास के टाइप अलग अलग होते हैं और सभी अलग अलग टेम्परेचर पर क्या होते हैं, गलते हैं, बॉयल होते हैं। इसलिए क्या होते हैं, जो ग्लास होते हैं उनके जो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, एक रेंज में होते हैं। यानी कईयों के गलनांक कम होते हैं, कईयों के ज़्यादा होते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो ठोस होते हैं, ये जो ठोस होते हैं समदेशिकता दर्शाते हैं। समदेशिकता, समदेशिकता यानी सम मतलब समान, देशिक दिशाओं के लिए आता है, यानी भौतिक गुणों के मान, भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में समान होते हैं। तो ये जो गुण होता है समदेशिकता कहलाता है, जस्ट उसका रिवर्स। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं जिसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और वो अपने डिस्कस कर लेते हैं, और इस टॉपिक को अपने क्या करते हैं, आज बंडल आउट कर देते हैं, ख़त्म करते हैं। ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा इसे आभासी ठोस कहते हैं। इसका एक दूसरा और नाम है, इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव, अतिशीतित द्रव यानी सुपर कूल्ड लिक्विड। अब क्या होता है कि जो ग्लास होते हैं उनमें क्या होता है, द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए जो पुरानी बिल्डिंगों के जो ग्लास होते हैं, कांच होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बहते रहते हैं, ऐसे ऐसे बहते रहते हैं। जिससे क्या होते हैं, पुरानी बिल्डिंगों के जो कांच होते हैं नीचे से क्या हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है कि पुरानी इमारतों के कांच नीचे से चौड़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं और उनमें द्रव के समान बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिससे वो नीचे की तरफ बहते हैं और ग्लास नीचे से चौड़े हो जाते हैं और उनमें दूधियापन आ जाता है। क्या आ जाता है, दूधियापन आ जाता है, दूधियापन आ जाता है। ऐसा क्यों होता है, अगर आपसे कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, ग्लास नीचे की तरफ क्यों बहता है, तो सिंपल सी बात है, अगर अपने क्रिस्टलीय ठोसों को ले और उसको एकदम से गर्म करके ठंडा करें तो उनकी व्यवस्था तो क्या होती है, सभी कण समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, तो अपने तरीके से क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। परंतु अपने जब अक्रिस्टलीय ठोसों को एकदम से गर्म करते हैं और हाथों हाथ ही सुखा लेते हैं, हाथों हाथ ही ठंडा कर लेते हैं, तो जो कणों की अवस्था क्या होती है, पहले बिगड़ गई थी गर्म करने से, और जैसे ही ठंडा करते हैं तो उसी के उसी शेप में क्या हो जाते हैं, वो बैठ जाते हैं। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट ठंडा होता रहता है वो अपनी व्यवस्था में वापस आते हैं, जिसके कारण वो नीचे की तरफ बहते हैं, धीरे धीरे बहते रहते हैं। इसलिए क्या होते हैं, ये अतिशीतित द्रव कहलाते हैं और इनमें दूधियापन आ जाता है। आज का टॉपिक यहीं कंप्लीट। कल अपने स्टार्ट करेंगे यूनिट सेल और यूनिट सेल के टाइप। थैंक यू।